हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अधिगम के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हमने अधिगमकर्ता का विकास किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, यौवनावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, संवेग क्या होते हैं, उनके बारे में परिचर्चा की थी। आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अधिगम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम वातावरण में क्रियाशीलता की उपज है। अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम का स्थानांतरण भी होता है। स्थानांतरण से मतलब है पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव स्थानांतरण होता है, एक जीरो स्थानांतरण होता है। 3 प्रकार के अधिगम स्थानांतरण होते हैं। अधिगम व्यक्तित्व एवं समायोजन में सहायक है। व्यक्तित्व निर्माण अधिगम के द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अधिगम के द्वारा सामाजिक समायोजन, परिवार में समायोजन, अपने वर्ग में समायोजन आदि का विकास होता है। अधिगम अनुसंधान है। अधिगम सृजनात्मक है। अधिगम परिपक्वता में सहायक है। अधिगम की प्रकृति क्या होती है? स्थायी होती है। अधिगम एक प्रक्रिया भी है और अधिगम एक उत्पाद भी है। इस प्रकार से अधिगम प्रक्रिया भी है एवं उत्पाद दोनों है। अधिगम के लिए निम्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। पहली अभिप्रेरक दिया जाता है, यानी मोटिव दिया जाता है। उसके उपरांत क्या है कि बालक कुछ अनुक्रियाएं करता है तो उसमें क्या है कि बालक को परेशानियां भी होती हैं, तो अवरोध होता है। तीसरा, उससे आगे बढ़ता है बालक तो उसको पुनर्बलन दिया जाता है। उससे आगे स्टेप पर उसके द्वारा फिर से मतलब अनुक्रियाएं की जाती हैं, जिससे कि सफल प्रयत्न करता है। सफल प्रयत्न के बाद में बालक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से अधिगम हेतु निम्न 6 प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के मुख्य रूप से 2 सिद्धांत हैं। एक तो व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन या जिसे रिलेटेड या जिसने अपने विचार व्यक्त किए वो मनोवैज्ञानिक निम्न है: थॉर्नडाइक, वाटसन, पावलोव, स्किनर। इन्होंने व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने इसमें उद्दीपन व अनुक्रिया को साथ में लेकर के सिद्धांत प्रतिपादित किए। दूसरा अधिगम का सिद्धांत है ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या है कि गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। इसमें क्या है कि सीखने वाला तथा उसका परिवेश दोनों शामिल होते हैं और उसके आधार पर ही सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। पहले अधिगम सिद्धांत की हम बात करते हैं। पहला अधिगम सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, इसको संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको एहसार थ्योरी भी कहा जाता है। इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत यानी कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी कहा जाता है। इसे उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। इसे उपयोगितावाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। इन्होंने इस सिद्धांत को एजुकेशन साइकोलॉजी 1913 में प्रतिपादित किए थे। इन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए थे? बिल्ली पर अपने प्रयोग किए थे। इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध स्थापित किया। इस सिद्धांत के आधार पर मतलब उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत एहसार थ्योरी के आधार पर सीखने के 3 मुख्य नियम दिए। वो मुख्य 3 नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम था तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा था अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज।
इसके दो उपनियम है, एक तो उपयोग का नियम जो पुनरावृत्ति पर आधारित था और दूसरा था अनुपयोग का नियम जो कि विस्मृति पर आधारित था। तीसरा था प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। उद्दीपक अनुक्रिया के शैक्षिक महत्व आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत समस्या समाधान पर बल देता है। एसआर थ्योरी त्रुटियों से लाभ उठाकर अधिगम यानी कि प्रयास व त्रुटि सिद्धांत ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष पर बल देता है। निरंतर अभ्यास पर भी बल देता है। दूसरा सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनल। इसके उपनाम है प्राचीनतम अनुबंध सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध सहज क्रिया सिद्धांत। पावलोव को अनुबंधन का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपने सभी प्रयोग किस पर किए? कुत्ते पर अपने सभी प्रयोग किए। इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपन किसे माना? भोजन को माना। और अस्वाभाविक उद्दीपन घंटी को माना, क्योंकि इन्होंने कुत्ते को जब ये कुत्ते को भोजन देते तो वो घंटी बजाते थे। कुछ दिनों बाद कुत्ते के अंदर ऐसे उद्दीपक काम करने लगे कि घंटी बजाते ही कुत्ते के अंदर भोजन के लिए लार ग्रंथियाँ का विकास होने लगा। तो इन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपन घंटी को माना। इसके शैक्षिक महत्व क्या है? ये मनोवैज्ञानिक हेतु उपयोगी है, अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक है, सकारात्मक दृष्टिकोण हेतु उपयोगी है, सतर्कता और यांत्रिकता पर बल दिया गया है। सतर्कता का मतलब है कि कुत्ता है वो एकदम अलर्ट रहता था, घंटी बजते ही उसके अंदर लार ग्रंथियों का निर्माण हो जाता था। यांत्रिकता पर बल दिया गया है, भाषा व्याकरण हेतु उपयोगी सिद्धांत, सुलेख विकसित करने हेतु उपयोगी, गणना भय आदि भावों के विकास में सहायक अपशब्दों के प्रयोग का विरोध किया गया है। अगले सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। अगला सिद्धांत है सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनल। इसके उपनाम है क्रियाप्रसूत अनुबंध सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। इनका प्रतिपादन B.F. स्किनर ने किया था। इन्होंने अपने प्रयोग चूहे और कबूतरों पर किया था। इस सिद्धांत के आधार पर स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्वनन को जन्म दिया और 4 प्रकार के पुनर्वनन प्रतिपादित किए। एक तो सतत पुनर्वनन, एक निश्चित अंतराल पुनर्वनन, एक निश्चित अनुपात पुनर्वनन और एक परिवर्तनशील पुनर्वनन। इसके शैक्षिक महत्व की बात करते हैं तो दंड के स्थान पर वांछित क्रियाओं के द्वारा तथा पुनर्वनन के द्वारा बच्चे में विकास यानी अधिगम कराया जा सकता है। अभिप्रेरणा पर बल देते हुए बाहरी अभिप्रेरणा को महत्व दिया। निदानात्मक शिक्षण हेतु उपयोगी है। किसके लिए? निदानात्मक शिक्षण हेतु उपयोगी है। व्यक्तित्व के समुचित विकास हेतु उपयोगी है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हेतु उपयोगी है। दंड का विरोध करने के लिए भी सक्रिय अनुबंध सिद्धांत उपयोगी है। अगले सिद्धांत की बात करते हैं। अगला सिद्धांत है अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी। इसके उपनाम है सूझबूझ का सिद्धांत, समग्र आकृतिवाद का सिद्धांत, पूर्ण आकारवाद का सिद्धांत, परिज्ञान का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन गेस्टोल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं कोप्ता कोहलर-वर्धमान ने किया। गेस्टोल्ट का अर्थ होता है पूर्णता या समग्रता को प्राप्त करना। इस सिद्धांत में पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन किया गया। यह ज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। यह ज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आने वाला सिद्धांत है। अगले सिद्धांत की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इसके शैक्षिक महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। गेस्टोल्टवादियों ने अपने जो प्रयोग किए वो चिंपांजी नामक सुल्तान पर किए थे। इसके शैक्षिक महत्व छोटे बच्चों की मूर्त वस्तुओं से अंतर्दृष्टि का विकास होता है। किशोर बालकों हेतु उपयोगी, उद्देश्यपूर्ण अधिगम पर बल दिया गया है। रचनात्मक कार्य हेतु उपयोगी इनसाइट थ्योरी, पाठ्यक्रम निर्माण पर आधारित है इनसाइट थ्योरी। यांत्रिकता का विरोध किया गया है इनसाइट थ्योरी में। गणितीय व्याकरण हेतु इनसाइट थ्योरी उपयोगी है। खोज विधि, समस्या समाधान विधि, विश्लेषण विधि का जन्मदाता
इनसाइड थ्योरी को माना जाता है। आगे बात करते हैं मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, इसका प्रतिपादन हर्ज़बर्ग मास्लो ने किया था। मास्लो के अनुसार अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ व्यवहार में परिवर्तन करती है। आवश्यकता तो पूर्ति कर ही जाए, अधिगम के साथ साथ व्यक्ति का व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। शैक्षिक महत्व, विद्यार्थी के आत्म संप्रत्यय विकास पर बल। अधिगम में आत्म अभिव्यक्ति का पर बल, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सिद्धांत, शिक्षण अधिगम मानवीय आधार पर। अगला सिद्धांत है चिन्ह अधिगम सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन टोलमैन ने किया। इसके उपनाम है प्रत्येक सिद्धांत और संभावना सिद्धांत। इन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए? चूहे पर और बंदर पर अपने प्रयोग किए। इसके अनुसार व्यवहार पर्यावरणीय उद्दीपकों से अभिप्रेरित होता है। व्यवहार है वो जो हमारे चारों ओर पर्यावरण है उससे मोटिव होता है। हम जिस प्रकार के पर्यावरण में, जिस प्रकार के वातावरण में, जिस प्रकार के व्यक्तियों के साथ रहते हैं, जिस प्रकार के समाज में बैठते हैं, उसी के अनुसार हमारे अंदर उद्दीपक काम करते हैं। व्यक्ति वही अधिगम करता है जो वातावरण में चारों ओर चिन्ह अथवा उद्देश्य के रूप में विद्यमान रहते हैं। अगला सिद्धांत है क्षेत्र सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन कुर्ट लेविन ने किया था। लेविन ने बताया कि अधिगम वातावरण व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है। अधिगम वातावरण से और व्यक्ति दोनों का प्रतिफल होता है। अगला सिद्धांत है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। कार्ल रोजर्स ने इसका प्रतिपादन किया। रोजर्स के अनुसार अधिगम में तो अनुभव पर बल दिया व अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पुनर्बलन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन CL हल ने किया। चूहों पर अपने प्रयोग किया तथा सिद्ध किया कि सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक है। सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक होता है तथा सीखने अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी पुनर्बलन आवश्यक होता है। इसने बताया कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। जैसे कि कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो वो पढ़ता है तो उसकी वो आवश्यकता के लिए ही पढ़ता है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए पढ़ता है। जब कोई पढ़ता है तो उसका उद्देश्य होता है कि वो पढ़ लिख करके कुछ नौकरी करेगा। तो उसकी क्या है कि जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, अर्थात सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों की क्रियाओं में आवश्यकताओं में संबंध स्थापित होता है। पुनर्बलन के माध्यम से अधिगम आसान हो जाता है, क्योंकि पुनर्बलन करते हैं, मोटिव करते हैं, तो उससे बालक में अधिगम की अच्छे तरीके से होता है। आगे बात करते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बांडोरा ने दिया था। ये स्किनर के व्यवहारवादी सिद्धांत का एक विस्तृत रूप है। बांडोरा के अनुसार मानव क्रिया पर बाहरी वातावरण, संज्ञानात्मक आंतरिक घटना और व्यवहार का परस्पर प्रभाव पड़ता है। अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अधिगम स्थानांतरण सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर। जब एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान व कौशल दूसरी परिस्थिति में ज्ञान व कौशल प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है, उसको पॉजिटिव अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे संस्कृत भाषा पर अधिकार करने के पश्चात हिंदी भाषा सीखने में आसानी होता है, तो वो पॉजिटिव अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। दूसरा है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि जब पूर्व में सिखाया गया ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करे, तो उसे नेगेटिव स्थानांतरण कहते हैं। जैसे अंग्रेजी की कीबोर्ड पर अंग्रेजी टाइप सीखने के बाद उसी कीबोर्ड पर हिंदी टाइप सीखना एक कठिन है, वो उसको प्रभावित करता है। तीसरा है शून्य अधिगम स्थानांतरण। पूर्व में सीखा हुआ कार्य किसी नवीन कार्य में न तो सहायक होता है और न ही बाधक होता है, उसको जीरो स्थानांतरण कहते हैं। जैसे मनोविज्ञान पढ़कर राजस्थान सामान्य ज्ञान पढ़ता है, तो उसमें दोनों के संबंध में कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, तो वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, तो इसलिए वह शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले सेशन में हम एक और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।